प्रसाद यादव एक ऐसा नाम जिसने बिहार की ठेठ राजनीति को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया। एक ऐसा नेता जिसकी स्वीकार्यता बड़ी व्यापक है और आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऐसे भी जीवन के कुछ पहलू हैं जिससे उनके समर्थक अनजान हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे कि कैसे बिहार की राजनीति में अपने आप को किंग मेकर साबित किया उन्होंने, और साथ ही साथ अपनी पत्नी राबड़ी देवी से उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई। ये जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव के कथनों पर ही आधारित है। जरा गौर फरमाइए इस पूरी कहानी पर। 18 मार्च से कुछ दिन पहले मेरी पत्नी राबड़ी देवी फुलवरिया के मेरे घर में गौना के बाद आई। हालांकि हमारी शादी 1973 में बसंत पंचमी के दिन हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद हम एक साथ नहीं रह सकते थे। हमारे यहाँ प्रथा है कि शादी होने के बावजूद पति पत्नी गौना होने के बाद ही एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। गौना अमूमन शादी होने के 1 साल बाद होता है, जिसमें पत्नी को पति के घर भेजा जाता है। गौने की यह प्रथा उत्तर भारत के ज्यादातर गांवों में आज भी प्रचलित है। हालांकि गौने की अवधि को कम कर दिया गया है ताकि शादी के बाद पति पत्नी ज्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर न रहें। इस तरह मार्च 1974 में हमारे घर में आने से पहले मैंने राबड़ी देवी को नहीं देखा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो एक साधारण साड़ी पहनी हुई थी और शर्म और भय से भरी थी। उसके पास जाकर मैंने कहा, बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है, मैं उसका एक नेता हूँ। जयप्रकाश नारायण हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुँचना ही होगा। अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो मुझे भगौड़ा या बिकाऊ घोषित कर दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा सकता है। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। राबड़ी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने पहली बार उससे बात की थी, इसलिए वह स्वाभाविक तौर पर चुप सी थी। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ खड़े होने के लिए पटना के लिए निकल गया। पटना पहुंचने के बाद मैंने मेरे छोटे भाई सुखदेव को सुझाया कि वेटनरी कॉलेज के इस चपरासी क्वार्टर में राबड़ी को भी हमारे साथ होना चाहिए। मेरे लिए राहत की बात थी कि वह मान गए और इस तरह राबड़ी मेरे साथ पटना आ गई। हमारी शादी परिवार वालों ने तय की थी। मेरे गांव के एक ब्राह्मण पुजारी ने मेरे माता पिता को संभावित दुल्हन और उसके परिवार के बारे में बताया था। राबड़ी का परिवार नजदीक के सालार कला गांव का था और उनकी आर्थिक स्थिति हमसे बेहद अच्छी थी। मेरे परिवार को इस रिश्ते के लिए राजी कराने के बाद पुजारी ने यह सूचना राबड़ी के परिवार वालों को दी। कुछ दिनों के बाद उसके परिवार के कुछ लोग हमारे घर आए और मुझे देखने के बाद उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जैसी की प्रथा होती है, उन्होंने हमारे रहन सहन, मवेशी, खेत आदि सब कुछ देखा, क्योंकि उनकी बेटी हमारे घर जो आ रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तब मैं लुंगी और बनियान में था। ससुराल वालों को प्रभावित करने के लिहाज से वह अच्छा पहनावा तो नहीं था। इसके बावजूद राबड़ी के परिवार वाले मेरी सरलता और विनम्रता से प्रभावित हुए। उनके कानों तक भी यह बात पहुंच चुकी थी कि मैं छात्र आंदोलन से जुड़ी छोटी मोटी शख्सियत बन चुका था। इस कारण मेरे प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। मुझे देखने के बाद वो संतुष्ट होकर लौटे, लेकिन मेरी होने वाली पत्नी को देख पाने का कोई उपाय मेरे पास तो नहीं था। उस दौर में लड़की को लड़की दिखाने का चलन नहीं था। बातचीत की तो बात ही छोड़ दे। मैंने एक बढ़िया तरीका यह निकाला कि मेरे एक विश्वसनीय दोस्त को राबड़ी के घर पर उसे देख कर आने के लिए भेजा। उसने लौटकर मुझे जानकारी दी। वह आश्वस्त करने वाली थी। तथ्य यह है कि नई दुल्हन के रूप में ससुराल आने पर उसे पारंपरिक पारिवारिक जीवन की कीमत पर अपने पति की व्यापक समाजवाद मुहिम के प्रति प्रतिबद्धता के दर्शन हुए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समय बीतने के साथ राबड़ी देवी मेरे जीवन की धुरी बन गई, जिसके इर्द गिर्द मेरा पूरा परिवार घूमता था। उसने मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता को समझा, उसकी तारीफ की और यह भी सुनिश्चित किया कि घर परिवार से जुड़े मुद्दे हल हो जाएंगे। उसके लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। पत्नी, माँ और अब एक नानी के तौर पर राबड़ी देवी रिश्तों के हर पैमाने पर इस तरह खरी उतरी है जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की। 18 मार्च बेहद तनाव भरा दिन था।
बिहार के विभिन्न हिस्से से हजारों छात्र पटना में जमा हुए थे। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी थी। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए हम विधानसभा के पास पहुंचे, उसे 3 तरफ से घेर लिया और अपनी मांग के लिए दबाव बनाने लगे। हम हिंसक नहीं थे, लेकिन दृढ़ थे। पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और अंत में गोलीबारी पर उतर गई। पुलिस ने छात्रों का पीछा करना और गोली चलाना जारी रखा तो आंदोलनकारी इधर उधर भागने लगे। अनेक छात्र घायल हुए। पुलिस ने अनेक छात्रों का पीछा करके गिरफ्तार किया। इस बीच यह अफवाह फैल गई कि मैं पुलिस फायरिंग में मारा गया हूँ। इस अफवाह से राज्य के बड़े हिस्से में लोगों और छात्रों के बीच असंतोष फैल गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगहों से लूटपाट और हिंसा की खबरें आई। मेरी मौत की खबर ने मुझे गांव के उस खेल की याद दिला दी जब मैं बच्चा था और मेरे भाई गुलाब राय मरने का अभिनय करते थे और फिर सही समय पर जीवित हो जाते थे। विधानसभा के एक कोने में छुपे हुए ही मैंने देखा कि मुकुंद भाई साइकिल से आ रहे थे। वो रोते हुए मुझे ढूंढ रहे थे। चुपके से उनके पास जाकर मैंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, देखिए मैं जिंदा हूँ। घर जाकर राबड़ी से कहिए कि मैं जीवित हूँ, लेकिन दूसरों को इस बारे में मत बताइएगा। मैं आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भूमिगत होने जा रहा हूँ। अगर प्रशासन से जुड़ा कोई व्यक्ति आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप ये कह दीजिएगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं। उनसे कहिएगा कि उन्हें ढूंढकर हमारे पास ला दीजिए, लेकिन पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार 22 मार्च 1974 को कई दूसरे छात्रों के साथ मैं गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुझे मीसा के तहत गिरफ्तार कर बांकीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। मैं वहां 2 साल से अधिक समय तक रहा। जेपी पुलिस फायरिंग और छात्रों की गिरफ्तारी से अत्यंत नाराज थे। उन्होंने एक बयान जारी किया कि उन्होंने इसलिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी ताकि इस देश के छात्रों को अपने ही पुलिस बल की बर्बरता का शिकार होते देखते। उन्होंने केंद्र और बिहार में कांग्रेस की सत्ता खत्म करने का अपना आह्वान तेज कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसके जवाब में जेपी पर आरोप लगाया कि वह पैसे वालों के सहयोग से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता का भरोसा जेपी के प्रति था। तो ये थी पूरी कहानी राबड़ी देवी से लालू यादव की मुलाकात की। किस तरीके से लालू यादव ने अपनी पत्नी को देखने का उपाय निकाला, ये पूरी जानकारी हमने आपको इस पूरे रिपोर्ट में दी। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।